बच्चे वो वहां पे रिसेप्टर्स आ रहे थे H1 H2 H3 H4, ठीक है, वहां पे मैंने रिसेप्टर्स की बात की थी। लेकिन अब हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, H2 एंटागनिस्ट। बच्चे वो एंटीहिस्टामिनिक में आ रहे थे H1, ठीक है, H1 से लेके H4 तक आ रहे थे। लेकिन अब हम पर्टिकुलर H2 एंटागनिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में सेपरेट टॉपिक है ये, ठीक है। सिलेबस देखो, उसमें लिखा हुआ है H2 एंटागनिस्ट। ठीक है, आपने H2 रिसेप्टर पढ़ा है अभी, एंटीहिस्टामिनिक में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है H2 रिसेप्टर, बताओ। हम्म, H2 रिसेप्टर और कहाँ प्रेजेंट होता है, और और बस इतना ही लिखा है मैंने। नोट्स है ना आपके पास, बताओ बच्चे, H2 रिसेप्टर मैंने लिखवाया हुआ है आपको, इट मीन्स आप नोट्स ही नहीं बनाते हो। ठीक है बच्चे, अब हम पढ़ेंगे वहां पे, ये भी लिख लो कि आपके जो स्टमक होता है, स्टमक में भी प्रेजेंट होते हैं, कोमा लगा के लिख लो, ठीक है। वहां पे स्टमक में क्या करते हैं, H2 रिसेप्टर्स जो होते हैं, साइक्लिक AMP को क्या करते हैं, ये उसे एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, आपके स्टमक में, जिससे कि क्या होता है कि हिस्टामिन जो है सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है। जब हिस्टामिन सिक्रीशन स्टार्ट कर देगा तो साइक्लिक AMP क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और जिससे कि पेप्टिक अल्सर होने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। इट मींस कि यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स होते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके स्टमक अल्सर्स के लिए, और उसमें हम कौन सी मेडिसिन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है मार्केट में जनरली कौन सी दी जाती है, रेनिटिडीन दी जाती है। तो हम यहाँ पे H2 एंटेगनिस्ट में किसकी बात करेंगे, हिस्टामिन की, ठीक है, कि जो हिस्टामिन रिसेप्टर था, मैंने आपको पहले ही बताया था, हिस्टामिन एक क्या है, रिसेप्टर है जो कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, जी प्रोटीन्स के साथ बाउंड होता है ये, ठीक है। और बेसिकली कौन सी फैमिली से होता है, रॉप्सिन फैमिली से क्या होता है, लिंक होता है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे H2 एंटेगनिस्ट, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन में लिखो आप, राइट डाउन द H2 रिसेप्टर। मैंने आपको जो स्ट्रक्चर्स सेंड की है, जब मैं बोलूंगी आप तभी वो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे, ठीक है। पहले मैं थ्योरी पोर्शन बोलूंगी तब आप वो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे, ठीक है। Write down the H2 receptor, the H2 receptor antagonists. The H2 receptor antagonists are a class are a class of drugs used to block used to block the action used to block the action of histamine, used to block the action of histamine in stomach, decreasing the production decreasing the production of acid by these cells, by these cells। तो क्या लिखा है आपने, the H2 receptor antagonists are a class of drugs
used to block the action of histamine in stomach, decreasing the production of acid by these cells. मीन्स H2 एंटागनिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि पेप्टिक अल्सर नहीं होता है आपके स्टमक में। ठीक है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, लोकली लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं कि पेट में छाले हो जाते हैं। ठीक है, उसे अल्सर बोला जाता है ना, कि जब बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है आपके स्टमक में, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, कि तो उसकी जो स्वेयर कंडीशन होती है उस कंडीशन में अल्सर फॉर्मेशन स्टार्ट होना हो जाता है। ठीक है, सेकंड लाइन में नीचे लिखोगे H2 antagonists H2 antagonists are used in treatment of कार्तिक क्लास पे ध्यान दे लो। H2 antagonists are used in treatment of dyspepsia dyspepsia की स्पेलिंग है DYS in treatment of dyspepsia 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 क्या होता है पता है सभी को, बताओ बेटा मोनिश। बोलो। हाँ बच्चे, ठीक है, डिस्पेप्सिया कोई बीमारी नहीं होती है, ये सिर्फ क्या होता है कि आपका हार्ट बर्न होता है और आपका जो स्टमक का ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, उसमें क्या होता है, दर्द होता है सिर्फ, उसे हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। और ये मेनली एसिडिक प्रॉब्लम से ही होता है, जैसे आपको एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, उसे डिस्पेप्सिया कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे इमेजेस सेंड की हैं साइमेटिडीन की, उसकी स्ट्रक्चर बनानी है आपको, उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो साइमेटिडीन की, देन उसके यूजेस लिखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, रेंटिडीन की स्ट्रक्चर जो मैंने भेज रखी है आपको, ठीक है, वो ड्रॉ करनी है और उसके यूजेस, देन फेमोटिडीन की स्ट्रक्चर, देन उसके यूजेस। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन के बाद आपको वो स्ट्रक्चर्स और उनके यूजेस लिखने हैं। ठीक है, स्पेस छोड़ लो, बाद में लिख लेना, क्योंकि आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, क्लियर है बच्चे, सेमेटिडीन जो है अल्स, हाँ जी बोलो। हाँ, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बोली है, उसके बाद आपको जो है स्ट्रक्चर्स बनानी है सेमेटिडीन की, रेंटिडीन की, फेमोटिडीन की। ठीक है, और साथ में उनके यूजेस लिखने हैं। मैंने आपको जो है अपनी नोट्स की इमेजेस जो है क्लिक करके सेंड कर दी थी व्हाट्सएप पे, वहीं से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ग्रुप में ही सेंड किया आज मैंने। क्लियर है बच्चे, साथ में उनके यूजेस भी लिखे हुए हैं, वो भी आपको लिखने हैं। चलो ठीक है, क्लियर है सभी को, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सबसे पहले ऊपर लिखो रेनिटिडीन, रेनिटिडीन है, ठीक है, एरो बना के नीचे लिखो जैसे आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखते हो। सबसे पहले ऊपर लिखना है रेनिटिडीन, फिर एरो के नीचे लिखना है कॉम्पिटिटिवली, कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक H2 receptor, competitively block H2 receptor। फिर से एरो बना के नीचे लिखो, फिर से एरो लगाओ और इसके नीचे लिखो, एरो के नीचे, हिस्टामिन कैन नॉट एक्ट,
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बच्चे सबसे पहले ड्रग का नाम लिखना है रेंटिडीन, फिर एरो बना के एरो के नीचे लिखना है कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक H2 रिसेप्टर, कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक H2 रिसेप्टर। फिर से एरो बना के नीचे लिखो हिस्टामिन कैन नॉट एक्ट, हिस्टामिन कैन नॉट एक्ट। फिर से एरो बना के नीचे लिखो डिक्रीज, डिक्रीज CAMP, CAMP means cyclic adenosine monophosphate formation, decrease CAMP formation। फिर से एरो बना के नीचे लिखना है reduce acid secretion, reduce acid secretion। फिर से एरो बनाओ, एरो बना के नीचे लिखो एरो के नीचे healing of ulcer, healing of ulcer। डन। क्या बच्चे फिर से बोलो। हम्म, बच्चे बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिस्फेक्शन में क्या हो रहा है कि आपको ड्रग दी जा रही है रेंटिडीन की, ठीक है। रेंटिडीन बेसिकली अपना मैकेनिज्म कैसे शो करती है, H2 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देती है। H2 रिसेप्टर क्या करता है कि हिस्टामिन को रिलीज करता है, हिस्टामिन सिक्रीशन करेगा। अगर वो सिक्रीशन करेगा तो एसिड की कंसंट्रेशन जो है आपके स्टमक में, ठीक है, वहां पे ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। जितना ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगी और एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको अल्सर स्टार्ट हो जाते हैं, अल्सर्स होने। क्योंकि थोड़ी बहुत ही जो जलन होती है, हम फास्ट फूड खाते हैं, कोई स्पाइसी फूड खाते हैं, उससे थोड़ी बहुत एसिडिटी होती है, ज्यादा नहीं होती। और हम कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिससे कि क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो बेसिक इन नेचर का हो जाता है। जूस पी लेते हैं, कुछ और मेडिसिन ले लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं डाइवोल डाइजीन लेते हैं, जिसमें कि क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन होती है। बेसिकली क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है, जो कि उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रल कर देती है। ऐसा ही होता है ना, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उन्हें 2 साल 3 साल हो जाते हैं, या 6 महीने या साल, तो उन्हें क्या होता है कि एसिड बनता ही रहता है, तो उन्हें अल्सर्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं उनके स्टमक की लाइनिंग में। क्योंकि हिस्टामिन अगर ज्यादा सिक्रेट होगा तो आपकी स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग है उसको, लाइनिंग को ही खत्म कर देता है। जो प्रोटेक्शन वाली लाइनिंग होती है स्टमक के अंदर, जब वो लाइनिंग ही खत्म हो जाती है तो अल्सर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हिस्टामिन एक्ट ही नहीं कर पाता। क्यों? अगर हिस्टामिन एक्ट करेगा तो वो साइक्लिक एएमपी को फॉर्मेशन करेगा। साइक्लिक एएमपी क्या करता है कि रिड्यूस एसिड सिक्रीशन, वो एसिड की सिक्रीशन को बढ़ावा देता है। जब साइक्लिक एएमपी ही नहीं बढ़ेगा तो वो एसिड को सिक्रेट भी नहीं करेगा। अगर एसिड सिक्रेट नहीं होगा तो अल्सर भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर अल्सर है तो उसको वो धीरे धीरे उसको ठीक करना स्टार्ट करेगा। इसलिए मैंने लिखा है हीलिंग ऑफ अल्सर, अल्सर की जो हीलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। एनी क्वेरी? बी फ्रॉम थर्ड ईयर क्लियर है बच्चे सभी को? ठीक है बच्चे। और इंस्टेंट एसिडिटी के लिए आप सबको पता है कि आप क्या लेते हो, इनो लेते हो। हम्म, गेस फास्ट सही है, ठीक है, डाइजीन। ओके, नेक्स्ट है सार, सार ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। हेडिंग डालो सार ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ठीक है। इसमें सबसे पहले जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जो मैंने आपको सेंड की हुई है, विद हेडिंग सेंड किया हुआ है। उस पे हेडिंग पे लिखा हुआ है सार ऑफ H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ठीक है। इस हेडिंग के नीचे जो डायग्राम ड्रॉ किया मैंने वो डायग्राम नोट करो, इमिडाजोल की है वो, ठीक है।
डन। इमिडाजोल की स्ट्रक्चर तो सभी को बनानी आती होगी। क्या होता है इमिडाजोल की स्ट्रक्चर में? 1/3 पोजीशन में क्या होती है? 1/3 पोजीशन कहाँ पे होती है? 5 मेंबर रिंग में जो 1/3 पोजीशन होंगे वहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज इमिडाजोल। ठीक है। 4th पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन है। मेजर प्रैक्टिकल, हाँ मेरी ना वहाँ पे टेबल पे एक फाइल रखी है, उठा के लाओ, मैं बताती हूँ। डन। इसमें सबसे पहले आपने डायग्राम नोट कर ली। 1/3 पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 4th पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन है, आर लिखा हुआ है, और 5th पोजीशन पे जो है नाइट्रोजन चेन अटैच्ड है। ठीक है, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ योर H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ठीक है, कि जितने भी आपने पीछे स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, सेमेटिडीन, रेंटिडीन और फेमोटिडीन, ठीक है, उनमें जो बेसिक मॉइटी है वो यही यूज हो रही है जिसे हम सार में यूज कर रहे हैं। प्रैक्टिकल फाइल है बच्चे, उस पर लिखा हुआ है। हाँ, ये प्रैक्टिकल फाइल दे दो। ठीक है, इसमें आपने नीचे लिखो इमिडाजोल स्ट्रक्चर, इमिडाजोल स्ट्रक्चर, यहाँ पे इंडेक्स में देख लो कौन सा। इमिडाजोल स्ट्रक्चर believed to be important, imidazole structure to be believed important for receptor action, important for receptor action मीन्स H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट में जो आपकी इमिडाजोल स्ट्रक्चर है, ये इमिडाजोल मोइटी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स थेरेपेटिक इफेक्ट। ठीक है, ताकि वहां पे रिसेप्टर आए और बाइंड अप होके अपना एक्शन प्रोवाइड करे। सेकेंड लाइन में नीचे लिखो द इमिडाजोल स्ट्रक्चर्स, द इमिडाजोल स्ट्रक्चर exist in two forms, exist in two forms। ठीक है, इसमें आगे फर्दर मैंने 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स आपको सेंड की हुई है, उन्हें ड्रॉ कर लो। ठीक है, इमिडाजोल की 2 आइसोमेरिक फॉर्म में स्ट्रक्चर्स ड्रॉ सेंड किए मैंने, उनको ड्रॉ कर लो इस लाइन के नीचे। बच्चे बाकी नोट्स दे दो मुझे, रजिस्टर वो वापस कर दो। To prepare some benzoic acid from benzanilide, नहीं ये नहीं है, एक फाइल और है, दूसरी लेके आओ, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा। हाँ, एक और है फाइल केमिस्ट्री की है, इसे भी यहीं छोड़ दो। ओके बच्चे, नीचे लिखो दी फॉर्म वन सीम्स नेसेसरी, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपकी, ठीक है, सीम्स नेसेसरी, सीम्स मीन्स हमें लगता है कि बहुत जरूरी है, सीम्स नेसेसरी फॉर दी मैक्सिमल, for the maximal H2 the form 1 ब्रैकेट में लिखना है 1, the form 1 यानी कि हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, the form 1 seems necessary
for the maximal मीन्स सबसे ज्यादा H2 एंटागनिस्ट एक्टिविटी। स्ट्रक्चर 1 की सबसे ज्यादा H2 एंटागनिस्ट एक्टिविटी है। फर्स्ट ऑफ where are is substituted with methyl the activity becomes potent। मीन्स जो आर लिखा हुआ है आपकी स्ट्रक्चर में, अगर हम उससे रिलीज करके वहां से आर की जगह पे हम वहां पे अल्काइल ग्रुप लगाते हैं, मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, तो एक्टिविटी और ज्यादा पोटेंट हो जाती है और ज्यादा बढ़ जाती है। वापस मुझे दे देना। नेक्स्ट नीचे लाइन में लिखो चेन ऑफ 4 कार्बन एटम्स, चेन ऑफ 4 कार्बन एटम्स। कौन से 4 कार्बन एटम्स हैं? जहाँ पे आपकी रिंग बनी हुई है इमिडाजोल की, ठीक है, वहां से जो आर अटैच्ड है, ठीक है, एक कार्बन वो है और 2 कार्बन आपकी इमिडाजोल के कार्बन है, ठीक है, और थर्ड कार्बन वो है जो कि ब्लैंक वाला है। तो इन 4 कार्बन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसको बोल रहे हैं हम चेन ऑफ 4 कार्बन एटम्स इज ऑप्शनल फॉर द एक्टिविटी comma shorter chain drastically lowers the activity। Optional for the activity, comma, shorter chain drastically lowers the activity। मीन्स ये कार्बन चेन जितनी ज्यादा लॉन्ग होगी उतनी ही एक्टिविटी ज्यादा पोटेंट होगी, और अगर ये चेन छोटी हो गई तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट लाइन में लिखो, पॉइंट्स बना के लिखा करो बच्चे सार को, ठीक है, पॉइंट्स में अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो द प्रेजेंस ऑफ थायोईथर, ब्रैकेट में लिखो सल्फर, ठीक है, सेंटर में सल्फर और साइड पे सब्स्टिट्यूशन। द प्रेजेंस ऑफ थायोईथर in the methylene place lead to more activity ठीक है। इस पॉइंट का मीनिंग है बच्चे कि अगर हम जो मिथाइल ग्रुप है उसको रिप्लेस करके वहां पे कोई थायोईथर ग्रुप लगा देते हैं, मींस CH3 सेंटर में S और फिर से CH3, तो थायोईथर हो गया, ठीक है। अगर हम कोई ऐसा ग्रुप लगा देते हैं मिथाइल ग्रुप को हटा के तो एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल N कौन से हैं? जो आपके इमिडाजोल रिंग में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, उनकी बात कर रहे हैं हम। द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल N ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ, बच्चे आप बहुत पीछे रह गए हो।
ठीक है, लास्ट लाइन बोलने दो मुझे, फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है, जस्ट वेट। The presence of terminal N group increase the activity कि जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इमिडाजोल पे, इमिडाजोल रिंग में, ठीक है, उनकी वजह से एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है आपके रिंग की, ठीक है। बेसिक मॉइटी यही है आपकी किसकी, H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट की, जिसकी वजह से पूरा सार इस पे बेस्ड है, इमिडाजोल रिंग पे। क्लियर है बच्चे, सार यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। जिसका छूट गया मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। चेन ऑफ 4 कार्बन एटम is optional for the activity. Shorter chain drastically lowers the activity. Next point में लिखो, next line में, the presence of thioether in the methylene place lead to more activity. नेक्स्ट लाइन में लिखना है, the presence of terminal N group increase the activity. Done. बच्चे मैंने आपको बताया था कि इमिडाजोल रिंग में जहाँ पे आपका आर ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है, आर की जगह हम क्या लगाए थे, मिथाइल लगाए थे, तो एक्टिविटी पोटेंट हो रही थी। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम मिथाइल को भी रिप्लेस करके वहां पे थाइथर ग्रुप लगा देते हैं, मींस मिथाइल को हटा के वहां पे CH3, सेंटर में S और फिर से CH3, ऐसे सब्स्टिट्यूशन वाला कोई भी जो है अल्काइल ग्रुप वहां पे अटैच कर देते हैं थायोईथर, तो उसकी एक्टिविटी और ज्यादा पोटेंट हो जाती है, ठीक है। सिंपल मिथाइल की जगह थायो ईथर लगा देते हैं तो एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। डन। बी फॉर्म थर्ड ईयर, ठीक है बच्चे।